आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। आयु के प्रकार। देखो मैट्रिक्स का पहला प्रकार क्या है? पंक्ति आयु। पंक्ति आयु नाम से स्पष्ट हो रही है इसकी डेफिनेशन। पंक्ति आयु, आयु का मतलब सबको पता होना चाहिए। आयु को एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है पंक्ति और स्तंभों के रूप में। आयु का क्रम लिखेंगे, सबसे पहले पंक्ति लिखेंगे, बाद में स्तंभ। हमको कौन सा आयु पढ़ना है? पंक्ति। तो उसके अंदर पंक्ति होनी चाहिए, तब आपकी परिभाषा देखो क्या होगी पंक्ति आयु की। ऐसा आयु, ऐसा आयु जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आयु कहलाता है। ऐसा आयु जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आयु कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आयु को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। तीन एग्जाम्पल लिख दिए। पहला एग्जाम्पल है आयु ए, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है 2, 3, 4। हमारी परिभाषा है ऐसा आयु जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आयु कहलाता है। साहिल भैया इसका क्रम बताएगा। साहिल भैया, पंक्ति आयु कहलाता है। तो सारे भैया बहन इसको नोट कर लेंगे। 3 एग्जाम्पल है, कोई से भी 2 एग्जाम्पल नोट करने हैं आपको। जल्दी नोट कर लो इसको। फिर हमारा अगला आयु हो गया स्तंभ आयु। नोट कर लिया क्या अनिल भैया? स्तंभ आयु, अगला आयु है स्तंभ आयु। नाम से ही पता चल रहा है उसके अंदर स्तंभ होना चाहिए। क्या कहलाएगा वो? स्तंभ आयु। तो इसकी परिभाषा मैं लिख रहा हूं, ऐसा आयु, ऐसा आयु जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आयु कहलाता है। स्तंभ आयु कहलाता है। पंक्ति आयु की परिभाषा सबको समझ में आ गई। ठीक उसी प्रकार स्तंभ आयु है ऐसा आयु जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। फॉर एग्जाम्पल, कर लिया क्या? कर लिया सर। नेक्स्ट देखो तीसरा प्रकार। तीसरा शून्य आयु। शून्य आयु, नाम से ही परिभाषा को याद रखना है, परिभाषा रटनी नहीं है। एग्जाम्पल में
भी परिभाषा पूछी जा सकती है। शून्य आवर्यु, अब ये पता होना चाहिए आवर्यु क्या होता है, आवर्यु कैसे बनता है। मझले कोष्ठक के अंदर लिखी गई संख्या क्या कहलाता है, वो आवर्यु कहलाता है। और मझले कोष्ठक के अंदर जो अवयव लिखे जाते हैं, जो संख्या लिखी जाती है, वो क्या कहलाता है, आपका अवयव। इसके आगे क्या लिख रहे हैं, शून्य। शून्य का मतलब ऐसा आवर्यु जिसका प्रत्येक अवयव, ऐसा आवर्यु जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा वो, शून्य आवर्यु। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे साहब, ऐसा आवर्यु जिसका प्रत्येक अवयव, ऐसा आवर्यु जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आवर्यु कहलाता है। आवर्यु कहलाता है। इसे शून्यावयव को किससे व्यक्त किया जाता है, बड़े आकार के शून्य से, बड़े आकार के शून्य से, बड़े आकार के शून्य से शून्यावयव को क्या किया जाता है, व्यक्त। एग्जाम्पल कोई सा भी बना सकते हो आप, जैसे हमने बनाया आवर्यु a बराबर 0 0 0 0, ये भी क्या कहलाता है, शून्य आवर्यु। आवर्यु b बराबर 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या कहलाता है, एक शून्य आवर्यु। तो सतेज बहन जी बताएगी आवर्यु ए का क्रम क्या है। आवर्यु ए का क्रम बोलो आंसर, 2 क्रॉस 2। अगला आवर्यु है उसका क्रम है 2 क्रॉस 3। देख लो प्रत्येक अवयव इसका क्या है, शून्य है, क्या कहलाएगा, शून्य आवर्यु। शून्य आवर्यु को हम किससे भी लिखते हैं, बड़े आकार के शून्य से, बड़े आकार के शून्य से भी इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे एग्जाम्पलों में भी आएगा। आपको कोई से भी दो आवर्यु दे देगा, ए और बी, दोनों समान क्रम के दिए जाएंगे, और आवर्यु सी पूछ लेगा, बी और सी दे देगा तो ए पूछ लेगा। तो ऐसी चीजें आप, वर्ग आवर्यु, ये है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्ग आवर्यु। देखो वर्ग आवर्यु की परिभाषा क्या होती है, पहले तो आप मुझको बताओ वर्ग की परिभाषा क्या होती है। जिसकी चार भुजाएं क्या होती हैं, समान, क्या कहलाएगा वो, वर्ग आवर्यु। ये क्षैतिज रेखा है, ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके बराबर, ये भी तो क्षैतिज रेखा ही है। ठीक इसी प्रकार ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो बोलो चारों भुजा बराबर हैं, तभी क्या कहलाएगा वो, वर्ग। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं आवर्यु, उसमें भुजा का तो नाम ही नहीं है कहीं पर भी। आवर्यु में क्या आएगा, पंक्ति क्षैतिज रेखा आएंगी और स्तंभ ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा आएंगी। वर्ग की चारों भुजा समान है, दो क्षैतिज रेखा है, दो खड़ी रेखा है। तो आप इसी से लगा सकते हो कि वर्ग आवर्यु की परिभाषा क्या होगी, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। तो वर्ग आवर्यु की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा आवर्यु जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। ऐसा वर्ग आवर्यु जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या लिखेंगे सभी भैया वर्ग आवर्यु की। ऐसा आवर्यु, ऐसा आवर्यु जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या, ऐसा आवर्यु जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो, समान आवर्यु कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आवर्यु ए बराबर आवर्यु बी बराबर आवर्यु सी बराबर
देखेंगे वर्ग अवयव की परिभाषा क्या लिखाई है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या क्या हो, समान। पंक्ति को हम किससे लिखते हैं, n से। स्तंभ को किससे लिखते हैं, n से। इसका मतलब हो गया n बराबर जब n होगा, पंक्ति बराबर क्या होगी, स्तंभों की संख्या, तब हमारा क्या बनेगा, वो वर्ग अवयव प्राप्त होगा, वर्ग अवयव बन जाएगा। अवयव ए का क्रम है 1 क्रॉस 1, अवयव बी का क्रम है 2 पंक्ति 2 स्तंभ, अवयव सी का क्रम है 3 पंक्ति 3 स्तंभ। ये अवयव एक ऐसा अवयव है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में आपका अगला चैप्टर आएगा 4, सारणिक। पूरे सारणिक में 6 नंबर का चैप्टर है, पूरे सारणिक में वर्ग अवयव काम आएगा। अच्छी तरीके से सीखना है वर्ग अवयव को। पूरी सारणी 6 नंबर का है ये, इसमें से 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा और 1 आएगा 5 का। पूरे 6 के 6 में आपका कौन सा अवयव प्राप्त होगा, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव प्राप्त होगा। जब इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे तो उससे पहले हमको कौन सा अवयव आना चाहिए, वर्ग अवयव आना चाहिए। इसलिए तीसरे चैप्टर में इस अवयव को कंप्लीट सीखना है, प्रत्येक भैया बहन को। अब वर्ग अवयव की परिभाषा हो गई, तो देखो इधर वर्ग अवयव के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, 2। वर्ग अवयव के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, 2। विकर्ण ओनली वर्ग अवयव में ही मिलते हैं, ना कि किसी और अवयव में। जैसे ये देखेंगे सब इधर, पहले तो आप बताओ विकर्ण की परिभाषा क्या होती है, विकर्ण अवयव की नहीं, ओनली विकर्ण की परिभाषा क्या होती है। कक्षा 9, 10, 11 में खूब आता है। ये वर्ग है, उसके अंदर कितने विकर्ण होते हैं, 2। आयत कितने विकर्ण होते हैं, 2। ठीक इसी प्रकार उसकी परिभाषा क्या होगी, विकर्ण की परिभाषा। विकर्ण की परिभाषा होती है आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण। जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, ये इसका शीर्ष है, इसके सामने के शीर्ष को मिला देंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, पूरे का विकर्ण कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार हम इसको भी मिला सकते हैं। तो एक आयत वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2। इसी प्रकार वर्ग अवयव में भी कितने विकर्ण होते हैं, 2। ये जो मैंने डॉट 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 लाइन खींची है, ये तो कहलाता है आपका कौन सा विकर्ण, मुख्य विकर्ण। क्या कहलाएगा, मुख्य विकर्ण। इसी का ही दूसरा नाम है अग्र विकर्ण। मुख्य विकर्ण के अवयव हैं 2 और 5। ठीक इसी प्रकार मैंने ये गहरी लाइन खींच दी, ये आपका कहलाता है कौन सा विकर्ण, पश्च विकर्ण। कौन सा कहलाएगा, पश्च विकर्ण। कौन सा अवयव कहलाएगा, पश्च विकर्ण। 3 क्रॉस 3 में भी कितने विकर्ण होते हैं, 2। डॉट 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 वाली लाइन खींच रहा हूं मैं, तो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं ए ई आई। ये तो आपका हो गया कौन सा, मुख्य विकर्ण। ठीक इसी प्रकार ये आपका कौन सा हो गया, पश्च विकर्ण। अग्र विकर्ण और पश्च विकर्ण ओनली वर्ग मैट्रिक्स के अंदर ही मिलेंगे, तो इसको नोट कर लेंगे सब। एक एग्जांपल और लेता हूं छोटा सा। इसमें मुख्य विकर्ण कौन सा होगा, मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे, यहां पर कहलाएगा मुख्य विकर्ण और ये कहलाएगा आपका कौन सा, पश्च विकर्ण। वर्ग अवयव में ही मुख्य विकर्ण और पश्च विकर्ण होते हैं, इसको नोट कर लेंगे सब। अगला चैप्टर 4 नंबर देखेंगे, आयत की परिभाषा, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, क्या कहलाता है, आयत। अब हमारे पास अवयव में तो भुजा है ही नहीं, आपके पास क्या है, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ यदि समान हो जाएंगे तो कौन सा अवयव प्राप्त हो जाएगा, वर्ग। और समान नहीं होंगे तो कौन सा अवयव प्राप्त होगा, आयताकार अवयव। तो आयत की परिभाषा, आयताकार अवयव की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा अवयव, ऐसा
अवयु जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या, जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान नहीं हो या फिर कहीं बराबर नहीं हो, क्या कहलाएगा? आयताकार अवयु। अर्थात m नॉट इक्वल n, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए। कौन सा अवयव कहलाएगा? आयताकार अवयु। कोई सा भी बना सकते हो आप, 2 3 1 4। इसका क्रम हो जाएगा इसका क्रम हो जाएगा 2 क्रॉस 3, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। कार्य हमारा विकर्ण अवयु, विकर्ण अवयु। अच्छी तरीके से समझना इसकी परिभाषा। पहले तो ये बताइए सभी बच्चे, विकर्ण अवयु कौन से अवयु के अंदर होता है? विकर्ण अवयु एक वर्ग अवयु के अंदर होता है। तो विकर्ण अवयु को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको वर्ग अवयु की परिभाषा इसमें लेनी पड़ेगी। वर्ग अवयु क्या होता है? वर्ग अवयु की परिभाषा, पंक्ति स्तंभों की संख्या क्या होती है? समान। तो पंक्ति स्तंभों की संख्या समान लेकर ही हम विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसा वर्ग अवयु, अच्छी तरीके से समझेंगे। ऐसा वर्ग अवयु, वर्ग अवयु का मतलब पंक्ति स्तंभों की संख्या क्या है? समान। ऐसा वर्ग अवयु, या फिर मैं कहूं ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण, मैंने बताया था वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण कहाँ होता है, पश्च विकर्ण कहाँ होता है। 2-3 एग्जाम्पल देके भी आपको समझाए थे। तो अच्छी तरीके से समझना है विकर्ण अवयव की परिभाषा क्या होती है। ऐसा वर्ग अवयु, वर्ग अवयु का मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। ऐसा वर्ग अवयु जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। ऐसा वर्ग अवयु जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, विकर्ण अवयु कहलाता है। चाहे वो वर्ग अवयु 2 क्रॉस 2 का हो, चाहे 3 क्रॉस 3 का हो, चाहे 4 क्रॉस 4 का हो, उसका मुख्य विकर्ण का अवयव शून्य नहीं होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। क्या कहलाएगा वो? विकर्ण अवयु। जैसे 0 1 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 3। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयु। परिभाषा मैंने ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखवाई है, मैं फिर बोल रहा हूं, अच्छी तरीके से समझनी है। ये समझ में आएगी तब ही इससे अगली समझ में आएगी, और अगली समझ में आएगी तभी उससे भी अगली समझ में आएगी, और ये तीनों समझ में आएंगी तब हमारे पास एक आएगा त्रिभुजाकार अवयु। त्रिभुजाकार अवयु, उसमें के भी 2 प्रकार होंगे, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार। ये सारा का सिस्टम विकर्ण अवयव के ऊपर डिपेंड है। अच्छी तरह समझना है इसको। विकर्ण अवयव की परिभाषा क्या होती है? ऐसा वर्ग अवयु, ऐसा वर्ग अवयु जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। क्या कहलाएगा? शून्य हो। सॉरी, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो? शून्य। क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयु कहलाएगा।
क्या 3×3, 4×4 का भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। ये लो A 0 0 0 0 B 0 0 0 0 C 0 0 0 0 और E या D कुछ भी लिख लो। कितने क्रॉस का अवयु है ये? 4×4 का। परिभाषा क्या होती है? ऐसा अवयु जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, विकर्ण अवयु कहलाता है। सभी भैया बहन नोट कर लेंगे, बार बार बोल रहा हूं, बुक में भी एक ये परिभाषा लिखी हुई है, समझना बुक को आप। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, विकर्ण अवयु कहलाता है। अब हम इससे नेक्स्ट अवयु पढ़ेंगे, अदिश अवयु। कौन सा है? अदिश अवयु। अदिश अवयु अच्छी तरीके से समझेंगे, ये समझ में आएगा तभी ये आएगा, ये आएगा तभी ये आएगा। और ये तीनों कब आएंगे? जब आपको वर्ग अवयु समझ में आ जाएगा। और वर्ग अवयु समझ में आ जाएगा तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा सारणिक, वो प्रत्येक भैया बहन के समझ में आ जाएगा। इसलिए अच्छी तरीके से समझनी है परिभाषा को। अदिश अवयु की परिभाषा क्या होती है? ऐसा वर्ग अवयु, ऐसा वर्ग अवयु, वर्ग अवयु का मतलब पंक्ति स्तंभों की संख्या क्या हो? समान। पहले 2×2 के बारे में समझ लेते हैं, फिर 3×3। ऐसा वर्ग अवयु जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, ऐसा वर्ग अवयु जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव ऐसा वर्ग अवयु जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष अवयव क्या हो? शून्य हो, अदिश अवयु कहलाता है। अच्छी तरीके से समझ लेंगे, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा वर्ग अवयु का मतलब पंक्ति स्तंभों की संख्या समान है, तब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए? समान, तथा शेष अवयव शून्य। क्या कहलाएगा? अदिश। विकर्ण अवयव की परिभाषा क्या लिखा रखी हमने? ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होने चाहिए? समान, सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य। क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव। अब हमारा अगला आता है इकाई अवयव। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होगा, अच्छी तरीके से समझेंगे। इकाई अवयव क्या होता है? ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, इकाई जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई या फिर एक हो तथा शेष अवयव क्या हो? शून्य। वर्ग अवयव है 2×2, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है? इकाई में 1 1 1 1 1 होना चाहिए। 3×3 की बारी आएगी। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई हो, जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 हो, क्या कहलाएगा? वो इकाई अवयव कहलाता है। इकाई अवयव कहलाता है। 4×4 की बारी आएगी। कितने क्या भी अवयव बना सकते हैं? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये हो गया आपका 4×4। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 1 1 1 हो तथा शेष अवयव क्या हो? शून्य। क्या कहलाता है? वो इकाई अवयव। तीनों अवयव सेम है, हल्का हल्का सा अंतर है। तीनों अवयव वर्ग अवयव के ऊपर डिपेंड करते हैं।
वापिस समझा रहा हूँ तीनों को। सबसे पहले विकर्ण अवयव की परिभाषा समझेंगे अच्छी तरीके से। विकर्ण अवयव की परिभाषा क्या होती है? ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो शून्य, क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव। ठीक इसी प्रकार अगला है अदिश। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो? समान तथा शेष अवयव क्या हो? शून्य, क्या कहलाएगा? अदिश। ठीक इसी प्रकार अगला है इकाई अवयव। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 और 4 के लिए। इसी तरीके से याद रखना, वर्ग अवयव के ऊपर ही डिपेंड है ये भी। इकाई अवयव की परिभाषा, ऐसा वर्ग अवयव, 3 एग्जाम्पल है इसके। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 तथा शेष अवयव क्या हो? शून्य, क्या कहलाएगा? इकाई अवयव कहलाएगा। इकाई अवयव को आई से भी व्यक्त किया जाता है। इकाई अवयव को आई से भी व्यक्त किया जाता है। हमारा पहला एग्जाम्पल है 2 क्रॉस 2 का, तो हम इस अवयव को किससे भी लिख सकते हैं? आई से। किससे भी लिख सकते हैं? आई से। या फिर मैं इसको किससे लिख सकता हूं? I2। I2 का मतलब हो गया 2 क्रॉस 2 का कौन सा अवयव है? इकाई अवयव। ठीक इसी प्रकार इसको मैं भी किससे लिख सकता हूं? 3 क्रॉस 3 अवयव को I3 से। I3 का मतलब हो गया ये कौन सा अवयव है? 3 क्रॉस 3 का। तो इसको मैं किससे लिखूंगा? I4 से। ये कहलाता है 4 क्रॉस 4 का इकाई अवयव। आप देखो इधर अच्छी तरीके से, ये है इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या हो सकता है? एक अदिश अवयव हो सकता है। इकाई अवयव क्या हो सकता है? एक अदिश। क्या हो सकता है? अदिश की परिभाषा क्या लिखा रखी है? मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? समान। अब समान में आप कुछ भी लाओ, 3 3 लाओ, -3 लाओ, 5 5 लाओ, 10 10 लाओ, 15 15 लाओ, बाकी शेष अवयव क्या होने चाहिए? 0। तो ये हमारा समान अवयव क्या है इसका? 1 1। इकाई अवयव तो क्या हो सकता है? अदिश अवयव। लेकिन अदिश अवयव इकाई अवयव नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार अदिश अवयव क्या हो सकता है? विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव की परिभाषा क्या लिखाई है? मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य। शून्य। तो अदिश अवयव क्या हो सकता है? विकर्ण अवयव। लेकिन विकर्ण अवयव एक अदिश अवयव नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे अवयव के प्रकार। पहला प्रकार लिखाया था मैंने आपको पंक्ति अवयव। क्या लिखाया था? पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव की परिभाषा लिखाई थी मैंने, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, क्या कहलाता है? पंक्ति अवयव। बुक में देखेंगे सभी भैया बहन, जाके पढ़ेंगे, नोटबुक भी बनाएंगे और 2-3 एग्जाम्पल भी लिखेंगे। फिर हमारा अगला प्रकार था स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव की परिभाषा क्या लिखाई थी? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, क्या कहलाएगा? स्तंभ अवयव। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे आप। और इससे अगला प्रकार था हमारा शून्य अवयव। शून्य अवयव की परिभाषा होती है ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य। शून्य अवयव कहलाता है। शून्य अवयव को एक बड़े आकार के 0 शून्य के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद पढ़ा हमने कौन सा? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव की परिभाषा, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या हो? समान। पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या हो? स्पष्ट विकर्णों का गुणनफल हो। आपको तीसरा चैप्टर सही ढंग से पढ़ लो अच्छी तरीके से। ये 4 नंबर का है, अगला 6 नंबर का है। तीसरा ढंग से पढ़ लोगे तो चौथे में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। फिर हमारा अगला प्रकार था आयताकार अवयव। आयताकार अवयव की परिभाषा सबको लिखाई है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान नहीं हो, क्या कहलाएगा? वो आयताकार अवयव। उसके बाद हमने 3 अवयव पढ़े हैं, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव और इकाई अवयव। फिर इसके बाद में 2 प्रकार और बचते हैं इसके, त्रिभुजाकार अवयव। उसके भी 2 प्रकार होते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार का मतलब ऊपर त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, और निम्न त्रिभुजाकार का मतलब ऐसे त्रिभुज बनाएंगे। परिभाषा क्या होती है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगली जो क्लास लगी हमारी कल। लेकिन आज तक जो हमने पढ़ाया है सभी भैया बहन नोटबुक से, आपके पास बुक होगी मैथ की प्रत्येक भैया बहन के पास,
उसमें से मैंने परिभाषा यहाँ भी लिखवाई है, वहाँ भी लिखी गई है, बोल के भी काफ़ी बार समझाया है, समझ में भी आया आपके, तो उसको कंप्लीट होमवर्क करेंगे यहाँ। और एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख लें अपने मन से, कोई से भी बना लो, फिर इसके बाद ही बाकी की चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास के लिए सभी भाई बहन को धन्यवाद।